क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अजी सुनिए, अरे आनंद अपनी दुल्हन लेकर आए। अरे इसकी तो लॉटरी लग गई यार। काश मेरी किस्मत में भी इतनी खूबसूरत बीवी होती। आनंद, दुल्हन तो तुम बहुत सुंदर ढूंढ कर लाए हो, लेकिन हमें बताया भी ना। अरे भाभी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे और प्रिया को जल्दी शादी करनी पड़ी। प्रिया, ये सविता भाभी है, हमारी पड़ोसी है। दरवाजा नहीं। माँ, आनंद ने बगैर बताए शादी कर ली, शायद इसलिए उसके माँ उससे नाराज है। आनंद ने मुझे बताया था, लेकिन भाभी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। खैर, अब आनंद अपनी बहू लाया है, उसका स्वागत तो करना होगा ना। हाँ, क्यों नहीं, जाओ करो स्वागत, जैसे अपने सगे बेटे का कर रहे हो, जैसे वो मकान मालिक हो और हम किराएदार। भाभी, आनंद कब से दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खोलिए ना। भाभी, इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू लाया है। देखो भाभी, पुरानी बातें भूल जाओ, आजकल तो लव मैरिज आम बात हो गई है। चलो भाभी, अपने घर की लक्ष्मी को घर में ले लो, फिर शांति से आनंद से बात कर लेना। लेकिन ऐसे गली मोहल्ले के सामने उन दोनों को बाहर खड़े रखना, ये तो गलत होगा ना। वाकई आनंद की बीवी तो जादूगरनी से कम नहीं है। अरे इसकी खूबसूरती तो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। के पैर के निशान तो देखो, बिल्कुल ही सपाट है। ये क्या, आनंद की बीवी घर में आते ही अपशकुनी कर दी। ये क्या अनब शनब बोली जा रही हो? अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके पाँव नहीं होते। फ्यूज उड़ गया, मैं देख के इसीलिए मैं आनंद को कहती थी इस लड़की के साथ शादी ना करे। अब पता नहीं इस घर पर कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं। आनंद, तुम लोग अभी आराम करो, हम लोग चलते हैं। रतन, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? टोकने की जरूरत थी, और कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। मेरी माँ नहीं हो तुम, सिर्फ मेरे बाप की बीवी हो, जाकर उनकी सेवा करो और मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना।
बस करो, कब तक नाराज रहोगी? प्रिया अब तुम्हारी बहू है। यही तो मैं नहीं चाहती थी। माँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन तुम प्रिया को जानती थी ना पहले से, मिलवाया था मैंने। अजय, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम अपने कमरे में चली जाओ। लेकिन प्रिया, पता नहीं किस खानदान से है, इसका घराना क्या है। माँ प्रिया अनाथ है, बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है। माँ आप ही बताइए, क्या एक अनाथ का हक नहीं बनता कि उसका घर बसे, उसकी जिंदगी संवर जाए? आनंद, तुम आजकल के लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हो, मॉडर्न हो, इसीलिए ऐसी सोच रखते हो, मगर हम बुजुर्गों ने पूरी दुनिया देखी है। उसके आते ही घर की लाइट भी चली गई। बस एक संजोग था माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, मैं तुम्हें कुछ कहूंगी। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो। माँ प्लीज, अब ऐसी बातें मत करो। आनंद, उठो उठो, चाय लेके आई हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? 24 घंटे तुम्हें देखते रहो। मुझे ही देखते रहोगे तो ऑफिस का काम कौन करेगा? अरे इतनी खूबसूरत बीवी पे हजारों ऑफिस कुर्बान। आनंद, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। पूछो। मुझे समझ में नहीं आता है, माँ मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है? मैंने तुम्हारी और माँ की बात सुन ली थी, उन्हें बहुत गलतफहमी है। प्लीज तुम ही उनसे बात करो ना, उन्हें समझाओ ना। प्रिया, किस घर में सास बहू के बीच में खटास नहीं होती? लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी तुम मुझे जाना है, माँ को चाय दे। ये लो तुम्हारी चाय, और उठ के फटाफट रेडी हो जाओ। माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या हो गया माँ जी? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे इस तरीके का बर्ताव कर रही है? क्या हो? आनंद, तुम्हारी बीवी को कहो कि रसोई में ना जाए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं खुद बना लूंगी। प्रिया, बात ऐसी है ना कि हमारे घर पर रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन को ना रसोई में काम नहीं करने देते। सच में? हाँ हाँ सच। ठीक है, घर का बाकी काम तो कर सकती हूँ। हाँ बेशक। उसके हाथ से बनाई हुई चाय तो पी सकती थी ना? मुझे उसके हाथ का कुछ भी नहीं पीना। पता नहीं चाय की पत्ती के साथ और भी कुछ मिलाई हो तो। जाने तुम्हारा ये वहम कब खत्म होगा। मैं मुझे अभी ऑफिस जाना है, वापस आके बात करते हैं। बाबूजी, मुझे 30,000 रुपए चाहिए। फिलहाल मेरे पास नहीं। नहीं है मतलब? अरे पिछले महीने तो आपकी एफडी मैच्योर हुई थी, क्या हुआ उसका? रतन, तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूँ? मुझसे हिसाब मांगते हो? अरे तुम्हें भी तो हर महीने अच्छी खासी रकम मिलती है, तुम भी तो कमाते हो, कहाँ चला जाता है? क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने दारू वारू शुरू कर दी है, या फिर जुआ तो नहीं खेलते हो? मेरे हिस्से की जायदाद उस आनंद के फर्नीचर परिवार को तुमने दान में दे दी है। अब जो बचा है उसे शराब पीऊं, जुआ खेलूं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ छोड़ा है मेरे लिए आपने? मुझे हक चाहिए बाबूजी। किस बात का हक? पहले तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम इस हक के लायक हो। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करा दो, तभी ये सुधरेगा। उस आनंद को देखो, इससे छोटा है लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। जाने रतन को ऐसा क्यों लगता है
कि ये घर घर नहीं बल्कि धर्मशाला है। हाँ, धर्मशाला है ये घर, और इसे बनाया धर्मशाला आपने। मेरी माँ के जाने के बाद आप इस औरत को घर लेकर आए। चुप, बहुत बोल चुका तू। अरे इतना सा था जब तेरी माँ का देहांत हुआ, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन, अगर आज के बाद तुमने अपनी मर्यादा को लांगा तो मैं यह भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। सुनो, कितनी बार कहा है तुमसे, किसी अनजान के हाथों से कुछ नहीं लेना चाहिए। भाभी, ये तो भगवान का प्रसाद है। तुम जैसी मनहूस के हाथों से प्रसाद भी गुनाह है। मुझे तो उसकी आंखें देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखें खूबसूरत कम, डरावनी ज्यादा लगती हैं। तुम कुछ भी बातें कर रहे हो। प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, देखना उसके आते ही ना आनंद की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी। हाँ भाभी, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत नसीब वाली हो तुम कि तुम्हें सुशील और इतनी सुंदर बहू मिली। सनी, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सनी अभी तो आंगन में खेल रहा था। क्या हुआ? इसने मेरे बच्चे को क्या खिला दिया, खाते ही बेहोश हो गया। मैंने सिर्फ इसे प्रसाद दिया था खाने के लिए। इस प्रसाद ने ही मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो हो ही मनुष्य, न जाने यहाँ किसको निगलने आई हो। तुमसे तो डर के ही रहना होगा, वरना नींबू फिराकर हमारा घर उजाड़ दोगी। चलो चलो, इससे पहले बच्चे को कुछ हो जाए, इसे अस्पताल लेके चलते हैं। शायद बबीता भाभी का सच सच, आनंद की वाइफ वाकई में कोई टोटका या काला जादू करने वाली लगती है। मैं तो पहले से जानती हूँ, ये लड़की मुसीबतों का पहाड़ लेके आई है। मुझे तो लगता है आनंद घर में दुल्हन नहीं कोई खूबसूरत डायन लाया है। जिस जमाने में इंसान चांद को छू रहा है, विज्ञान अपनी बुलंदी पर है, वहां बड़े अफसोस की बात है कि आज भी कुछ लोग भूत प्रेत जैसी कहानियों में उलझे हुए हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे तो आज के जमाने में डायन, चुड़ैल, भूत प्रेत, इन सब पर यकीन करने वालों की तादाद काफी कम हो रही है, लेकिन जो लोग इन चीजों को मानते हैं वो अपनी सोच पर हमेशा अटल ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, शक की एक सुई अच्छी खासी जिंदगी को भी तार तार कर सकती है। हमारे संस्कारों में घर की बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आनंद की दुल्हन प्रिया को लोग अब डायन समझने लगे थे। तो क्या उनका यह शक सही था? अब इस घर में और कौन सी अनहोनी होना तय था, आइए देखते हैं। पता है, मोहल्ले वालों को लगता है कि तुम डायन हो। अरे भाई, मुझे तो ऐसे मत देखो, नहीं तो मुझे भी वही लगने लगेगा। मैं तुम्हें डायन या सुखनी नहीं समझता हूँ, तुम तो बहुत खूबसूरत हो और मैं खूबसूरती का पुजारी हूँ। कभी हमें मौका देके देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हेल्प कर रहा था इनकी। कोई जरूरत नहीं, ये अपना काम करना बखूबी जानती है। तुम अपना काम करो, जाओ नीचे जाओ, बाबूजी बुला रहे तुम्हें। डायन है ये, बच के रहना इससे। फिर मत करना कि मैंने बताया नहीं था। प्रिया बेटा, अपना काम खत्म करके नीचे आ जाना। हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं। क्या हुआ? एक लगी तो नहीं? तो बताया था इससे बच के रहना। क्या हुआ भाभी? अरे हुआ क्या, चोट लग गई इनको। अरे जान से मारने की कोशिश कर रही थी आपकी बहू। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं। उठो, चलो उठो।
हेलो आनंद बेटा। माँ सुनो, ऑफिस में ना बहुत काम है तो मैं लेट हो जाऊंगा। तुम और प्रिया खाना खा लेना। बेटा मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है और घर की लाइट फिर से चली गई है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। माँ प्रिया है ना वहाँ पे तुम्हारे साथ, डर क्यों रही हो? तुम ना अभी खाना खा लेना और मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? सो जाना। हाँ भी रखता हूँ। आनंद, एक मिनट। किराए के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ। किराए के बारे में ना मैं सिर्फ तुम्हारे बाबूजी से बात करूँ, और रही बात पैसे बढ़ा के देने की, वो तुम्हारे और मेरे बाबूजी के बीच में जो सौदा हुआ था उसके हिसाब से मैं पैसे दे रहा हूँ। देखो आनंद, मेरा बाप तो सठी आ गया, लेकिन तुम तो समझदार हो ना यार। इतने बड़े घर का किराया आज के जमाने में सोचो क्या हो सकता है। मुझे तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, इस बात को लेकर ना हम दोनों का वक्त जाया मत करो, ठीक है? हाँ, तुम्हारा वक्त तो बहुत कीमती है ना। अपनी बीवी पे नजर रखनी होती है तुम्हें। अरे घर में डायन जला रखी है। डायन किसको बोला? हाँ, डायन किसको बोला? बीवी और बीवी है ना तेरी, पता नहीं क्या जादू टोना कर रखा उसने। मेरा बाप मेरे कहने तक नहीं मानता है। जहाँ रखा दूंगा। अरे भाई छोड़ दो, झगड़ा मत करो भाई। आनंद, आज के बाद किराया मुझे चाहिए और ज्यादा चाहिए। अच्छा, तुम ना माँ प्रिया को लेके कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें छोटी छोटी बातों पे डर ना मत सोचो। कैसी तबीयत है अब माँ जी की? आनंद, मैंने माँ जी के लिए पूजा की थी, उसकी भभूति और प्रसाद लाई हूँ, खिला दो, जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आनंद। मुझे अब सचमुच का डर लगने लगा है। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, अनहोनी का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि इस घर में तुम दुल्हन नहीं, किसी बला को ले आए हो। माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? प्रिया, इससे वक्त नहीं है बात करने का। तुम अपने कमरे में जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आनंद बेटा, जब से प्रिया इस घर में आई है ना, तब से दुर्घटना होने लगी है। उसके गृह प्रवेश के वक्त उसके पैरों के उल्टे निशान गिरना, छत पर आग लगना, मिश्रा भाभी का फिसल जाना और सविता भाभी के बेटे का प्रसाद खाकर बेहोश होना, ये सब बेटा प्रिया आने के बाद ही तो हुआ है ना। देखो बेटा, सिर्फ मैं ही नहीं, आस पड़ोस वाले मोहल्ले में सभी को ऐसे ही लगता है। वो सारे लोग प्रिया को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये प्रिया ही कर रही है। प्लीज माँ, प्लीज ऐसी बातें मत करो आप। चलो आखिर कब तक मैं ये सब बातें सुनती रहूंगी? मैं बला हूँ, डायन हूँ, अपशकुनी हूँ। कब तक ये सब सुनाते रहेंगे लोग मुझे? लोग तो बातें करेंगे ना प्रिया। क्यों हमेशा तुम्हारे वजह से कुछ ना कुछ गलत होता? तो मुझे भी अजीब सा लगने लगा है। बीवी हूं मैं तुम्हारी, कम से कम तुम तो मुझ पे यकीन करो। मुझे तो समझ नहीं आता मैं किस तरह तुम लोगों को यकीन दिलाऊं।
आनंद, क्या हुआ? अब क्यों चिल्लाई? भाभी, भाभी, मैं अपने गहने लेने के लिए मैंने अलमारी खोली ना, काली गुड़िया मैंने देखा। अब मुझे यकीन हो गया ये सब काम ना प्रिया ही कर रही है। हाँ भाभी। लेकिन प्रिया कहाँ है? पता नहीं है, सुबह से तो मैंने उसे देखा भी नहीं है। तुम शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ, चलो चलो। क्या हुआ माँ? मेरे सारे गहने गायब हो चुके हैं और अलमारी में कोई काली सी गुड़िया है। हाँ चलो। क्या हुआ? सारे गहने तो है यहाँ पे। हाँ, कहाँ गायब हुए गहने? सब तो यही है। कहाँ है गुड़िया? खाम का डरती रहती हो माँ। ये सब इसके आने से बदल गया है। मुझे तो लगता है इसी का किया धरा है। इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। आप लोग ना एक दिन मुझे सच में डायन बना के ही मानेंगे। प्रिया प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाओ। ये बस एक नजर का धोखा है। आंटी, आप ही मम्मी को समझाओ ना। आनंद, एक की नजर धोखा खा सकती है, लेकिन सबकी नजर धोखा नहीं खा सकती। खैर, ये तुम्हारे घर का मामला है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। आनंद, मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। काली गुड़िया थी यहाँ पे। आनंद, मैं सच कहती हूँ। आनंद, आनंद। हाजी सुनिए, क्या हुआ? ये देखिए। ये किसने रखा होगा? और कौन रखेगा? इतनी बार बोला है इन लोगों को बाहर निकालिए यहाँ से, लेकिन मेरी बात कोई समझता है नहीं। तो भुगतो अब। अरे इतने बड़े घर का 1000 रुपए किराया कोई लेता है आज के जमाने में? और ये आनंद है ना, पत्नी नहीं डायन लेके आया है इस घर को हथियाने के लिए। अरे कम से कम अब तो मेरी बात समझो आप लोग। आनंद बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? चोट कैसे आई? अरे माँ, वो बाइक से स्लिप हो गया। आनंद, ये चोट कैसे आई तुम्हें? तुम्हारी वजह से। तुमने ही किया ना ये सब कुछ? हर चीज का जिम्मेदार मुझे कैसे ठहरा देती है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब से तुम्हारी शादी हुई है इस घर में अनहोनी हो रही है। आनंद, तुम इनको कुछ समझा। अरे मुझे कुछ देर के लिए शांति चाहिए। आप लोग ना मुझे प्लीज ना कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ो। आनंद, मैं तो आनंद, भाभी, हमारे घर में जो भी कुछ हो रहा है उसे रोकने का एक ही तरीका है। आइए। बम बम बेजान। भाभी, ये गुरुजी है, इनके पास हर समस्या का हल है। मैंने इन्हें सब बता दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो गुरुजी को अपने घर में जो भी कुछ हो रहा है उसका समाधान करने के लिए बोल दूं। हाँ भाभी जी, मैं खुद चाहती थी कि कोई यहाँ आकर
हमें और हमारे इस घर को उस डायन से बचाए। बाबा जी, जब से मेरे बेटे की शादी हुई है इस घर में कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि ये सब मेरी बहू ही कर रही है। आप हमारे इस घर को, मुझे और मेरे बेटे को उस डायन से बचाए। उस डायन ने मेरे बेटे आनंद को वश में कर लिया है। मुझे इस घर में पैर रखते ही इस बात का अंदाजा हो गया था, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर, हर समस्या का मेरे पास समाधान है। मुझे इस घर का हर कोना ठीक से देखना होगा, तभी मैं इस मुसीबत से मुक्ति दिला पाऊंगा। अगर इस नींबू का रंग सुबह तक लाल हो जाए तो समझ लो इस घर में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, और अगर इस नींबू का रंग लाल हुआ तो यकीनन इस घर पे डायन का साया है, और उस डायन से निपटने का तरीका एक ही है। अमावस की रात वो अपने असली रूप में दिखेगी, तभी उसे देख पाएंगे। हो गया? जाऊं अब मैं? मैं दुआ करूंगा कि हम सभी का शव गलत साबित हो, लेकिन इस बात का यकीन नहीं दिला सकता। मुझे अब प्रिया से डर लगने लगा है। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे साथ साथ मिश्रा भाभी को भी लग रहा है कि तुम इस घर में एक आफत ले आए हो। मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इन सब की वजह तुम हो प्रिया। ये तुम बोल रहे हो आनंद? अरे तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि किसी को भी शक हो जाए। आखिरकार बिना वजह तुम छत पे क्यों जाती हो? हाँ, काले कपड़े क्यों पहनती हो? किसी से ढंग से बात क्यों नहीं करती? अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मुझ पे जादू किया ना तुमने, इसलिए। आनंद, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा था। मुझे लगा था कि तुम तो मुझे समझते हो, लेकिन नहीं। आज तुमने भी मेरा दिल दुखा दिया। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना प्रिया, तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। नहीं, हम दोनों अब तभी अलग होंगे जब हम में से कोई एक गुजर जाएगा। आनंद बेटा, आनंद, तुम क्यों उसके साथ बहस करती हो? नहीं, उसकी बात सच हो गई तो? आनंद, अमावस की रात को सचमुच उसने रंग बदल दिया तो? ये लाल रंग कब लाल लिबास में तो कयामत लग रही है, एकदम जैसे आसमान से परी उतरती है ना, बिल्कुल वैसे। सच में बहुत बड़ी जादूगरनी। और तुम इस धरती पे बोझ, अपने माँ बाप के लिए बद्दुआ हो, कलंक को इंसानियत पे तुम। अरे तुमने तो अपना ध्यान वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया।
में। जी तो करता है इन हाथों से तुम्हारा गला घोट। पहले गले मिल तो लो, फिर घोट देना आराम से। दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये क्या है? ये है तुम्हारे जादू करने का हथियार। ये तो टूट गया। अब ये मेरा गला घोट कर मेरा खून पीना चाहती है। अरे डायन है, डायन। हाँ, हाँ, हूँ मैं डायन, सबको मार दूंगी। जिसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ये पागल हो गई है ये। आनंद, क्या हुआ? देख, बहुत हो गया, अब और इंतजार नहीं करूंगा। आज के बाद से कुछ ज्यादा किराया देगा और सिर्फ मुझे देगा। बकवास करना बंद कर, नहीं तो कसम से जान लूंगा तेरी मैं। जान तो तेरी बीवी लेने वाली है मेरी। तू तो कष्ट कर रहा है। बस कर, अब अगर एक वर्ड भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुबान खींच लूंगा तेरी मैं। क्या चाहिए तुझे? हाँ, पैसे ना? ये ले, रख। और बताओ प्रिया, कैसी चल रही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? क्या बताऊं? उसी को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। डोंट वरी प्रिया, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। इसका कोई ना कोई हल हम निकाल ही लेंगे। लो, आनंद भी आ गया। आनंद, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है स्टीव। ये एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। माँ का है? माँ जगराते में गई है। आनंद, मैंने इन्हें जानबूझकर यहाँ बुलाया है ताकि ये तुम्हारा और माँ का शक दूर कर सके कि इस घर में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। चलो आनंद, घर देख लेते हैं। या प्लीज। यहाँ कुछ भी अटपटा सा नहीं है। यहाँ तो ना ही कोई भूत है और ना ही कोई डायन का साया। अच्छा, लेकिन वो जो नींबू लाल हो गया था, उसका क्या वजह है? नींबू लाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग हथकंडे अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम लोग की नई नई शादी हुई है, एंजॉय करो। और झगड़ा करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब मैं निकलता हूँ, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बुला लेना। थैंक यू स्टीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। देखा, अब मेरी बात पे विश्वास हुआ कि मैं डायन नहीं हूँ। इस घर को कोई खतरा नहीं है मुझसे। टाइम तो नहीं है, लेकिन जादू करनी तो हो। उस पे जादू जो किया तुमने। हाँ माँ। जगराता खत्म होने आया है, मुझे हाँ, लेने आ जाओ। हाँ मैं अभी आया। जाओ। अब माँ को लेने जाना है। देखना, मैं उन्हें भी यकीन दिला दूंगा कि सब कुछ ठीक है। जल्दी आ। तुम्हें तो पता है ये रोज का है। तुम डरना नहीं। आते आते लाइट भी लेके आता हूँ। मुझे डर नहीं लगता। बाय। आनंद, आनंद, कहाँ हो तुम? आनंद, क्या हुआ माँ जी? वो तो आपको लेने ही गए थे। मुझे लेने? वो वहां आया नहीं करके मैं खुद चली आई। अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ट्राई करती हूँ।
फोन भी नहीं लग रहा है। फिर से फोन लगा उसे। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। माँ जी अब तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों खड़े? देखो ना भाभी, कल रात से आनंद मुझे लेने के लिए निकला था, अभी तक पहुंचा नहीं है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। भाभी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप शांत रहिए। प्रिया बेटा, मुझे ऐसा लगता है हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। चलो जल्दी। मैंने वहाँ आनंद भैया को देखा है। कहाँ पर? वहाँ पर। चलो चलो चलो। आनंद की मौत एक राज बन गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आनंद को किसने मारा। पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी, लेकिन लोग प्रिया को ही शक की निगाहों से देख रहे थे। डायन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह की बातें अब जोर पकड़ने लगी थी। आनंद की मां को अपने बेटे की मौत ने झकझोर कर रख दिया था। वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो दूसरी तरफ लोगों का शक प्रिया की तरफ और भी गहरा होता जा रहा था। इस घर में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये कहां जाकर रुकने वाला है? इस बात को लेकर मोहल्ले वाले भी चिंतित थे कि अब किसकी बारी है। कब तक ऐसे आंसू बहाते रहोगे? जो हुआ है वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना, लेकिन जिंदगी जीनी पड़ती है। भाभी मुझे आपके दुख का बहुत एहसास है, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा। प्रिया बेटी, एक गिलास पानी लाना तुम। मैं आपसे ये कहने आया था कि आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और यकीन मानिए, हम आपके हर सुख दुख में हमेशा मौजूद हैं। मुझे पानी पीना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मेरा बस चले ना तो यहीं गला घोट के तुम्हें मार दूं। तो चल मेरे साथ। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं आज के बाद। चल। ये तूने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मुझे पता तुम किसी तरह से नहीं आओगी। तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? रतन, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। खरोच भी आए ना तो अपने साइंस के नुस्खे से साबित कर दूंगा कि तुम वाकई एक डायन हो। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ हो रहा है घर के अंदर सब संयोग था? ना, ये सब मेरा किया धरा है। घर में गुड़िया का मिलना, नींबू का लाल होना, अलमारी से गहने गायब हो जाना,
टेरेस पर आग लग जाना, सब कुछ मैंने किया। और अब तुम्हें तो बात समझ में नहीं आ रही तो याद रखना, आगे अंजाम और बुरा होगा। एक दिन है तुम्हारे पास सोचने के लिए, सोचो। साहब, आप लोग? तो ये आपकी बहू है? जी हाँ। जरा बुलाइए उसे। प्रिया। कांस्टेबल। आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे? मैंने कुछ नहीं किया। रतन का खून हो चुका है और हमारा शक प्रिया पर है। बताइए इसने क्या किया? हाँ साहब, मैंने एक प्रिया को देखा था देर रात से छत से लौटे हुए। ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी बोलिए ना। ये निशान किसी औरत के हाथ के नहीं है, ये किसी मर्द के हाथ के निशान है। इसका मतलब कोई और भी शामिल था इस खून में। ए तुम इधर आओ। तुम आओ। बूढ़े हो गए हो मिश्रा, नहीं भाग सकोगे। अब बिना पीटे बताओगे ये निशान तुम्हारे हाथों के है ना? हाँ सर, ये निशान मेरे हाथों के। मैंने मारा अपने बेटे को। वजह? साहब मैं परेशान हो गया था उसकी हरकतों से। जायदाद को लेकर बार बार झगड़ा करता था, कहता था मुझे मेरा हक दे दो। उस दिन जायदाद के बारे में झगड़ा करके मुझसे घर से निकल गया, तो मैंने सोचा उससे मना लाऊं। मैंने छत पर जाकर देखा तो वो प्रिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। रतन, वो हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। आखिर क्यों? अरे क्यों पड़ा है प्रिया के पीछे? क्यों सताता है तू उसे? अगर आज के बाद तूने उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी नीचे जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं अपने साथ साथ सबकी जिंदगियां क्यों बर्बाद करना चाहता है? मैं जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। आधी जायदाद अपनी बीवी के नाम कर दी आपने, और जो बच्ची है वो आनंद की माँ के नाम दान कर रहे हैं आप। तो अब तू जायदाद की खातिर सारी हदें पार कर देगा? कर दूंगा नहीं बाबूजी, सारी हदें पार कर दी, आनंद को अपने रास्ते से हटा दिया। और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसका वही अंजाम होगा। मैंने ही मारा इसे। और उसकी लाश के सामने नींबू और कुमकुम रख दिया, ताकि वो लाश भी वैसी लगे जैसे आनंद की लाश थी और किसी और ने मारा है। नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए ऐसी औलाद। ये प्रिया ने साहब बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी। ये डायनामाइट कुछ नहीं है साहब, ये तो मेरा बेटा था ना, उसने इसे अपनी ढाल बनाया था और अपने मकसद को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार करो इसे।
ले चलो, बिठाओ गाड़ी में। देखा माँ, अगर आप एक बार मेरी बात सुन लेती, इस तरह मुझ पर शक नहीं करती तो आज आनंद हमारे बीच होता। मुझे माफ करो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आनंद हमारे बीच में नहीं रहा, मैंने कई सारी गलतियां की है। जो चाहो सजा मुझे नहीं सकती हो। नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप भी तो मेरी माँ जैसी ही है ना। आनंद के हिस्से का प्यार हम आपस में बांट लेते हैं। कानून के मुताबिक अगर किराएदार 16 साल से ज्यादा समय के लिए किसी घर में रहता है तो वो उस जगह पर अपना दावा कर सकता है। मिश्रा जी ने आनंद के बाबूजी को घर लीज पर दिया था, लेकिन आनंद का इस घर को हथियाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन रतन के मन में शक पैदा हो गया, उसका लालच बढ़ गया और जिसकी कीमत आनंद को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, हमारे देश में काला जादू मानने वाले या उसका सहारा लेकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने की तमन्ना रखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इस काले जादू के चक्कर में पिछले 10 सालों में 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान बेवजह गंवाई है। दोस्तों, अगर हम मैजिक की जगह लॉजिक को अपनाएं तो जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हो गया? कूल चल ना यार, कितनी देर लोड लिए रहेगा अपने माथे पे? कम ऑन ब्रदर, जो हो गया सो हो गया। अबे यार, तुम मेरे बाप को नहीं जानते यार। उसको मालूम पड़ा ना कि मेरा नया फोन खो गया तो बहुत डांट पड़ेगी यार। दूसरा फोन तो छोड़ यार, कुटाई अलग से। तू कुटाई से डर रहा है तो फिर तुझे मेडली प्रिपेयर होने की जरूरत है। तू बोल तो हम करा देते हैं मेडली प्रिपेयर तुझे। अरे वैसे राजू भी किधर रह गया यार? लो आ गया हीरो। बड़ी क्या कूल टी शर्ट है यार। कैसा है? बड़ी क्या बात है। तुम लोगों को लगता है मैं कोई काम तुम लोगों के बगैर करूंगा अभी के लिए? यार वाह, ये तेरे लिए यार। ये तो वही टी शर्ट है जो मैं सपने में खरीदने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू ब्रो, लव यू। अरे उठ। इसे क्या हुआ? क्या हुआ अमन? मोबाइल का गुमना और बाप की लात का खौफ, दो बातें हैं यार। हाँ, उड़ा लो, मजाक उड़ा लो भाई। मुझे पता है कितनी टेंशन है मुझे। अमन, तू मेरा दोस्त है और इतनी सी बात को लेकर परेशान है। ये ले, अब समझा? नहीं यार अमन, ये बहुत ज्यादा। नहीं अरे रख यार, तू मेरा दोस्त है। रख ले ना, वैसे भी बोलने के पार्टी तो देगा ही। भाई पार्टी यार, दोस्तों के लिए जान दे देंगे यार। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, छोटी सी चोट है। अच्छा, तो अब दोस्तों से झूठ बोलेगा तू? कितनी भी कोशिश कर ले हमसे कुछ छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाएगा। भाई तू बहुत अच्छा इंसान है यार, पर इन चीजों को बर्दाश्त मत किया कर भाई। यार तुम लोग छोड़ो ना, कुछ बता देने से कुछ नया बदलने तो वाला है नहीं। छोटी सी चोट है यार, पर तुम लोग अपना मूड स्पॉइल मत करो मेरी वजह से प्लीज। तुझे अगर कभी भी लगे ना कि तुझे हमारी जरूरत है तो हम हैं वहाँ पे। बिल्कुल समझा? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल है। तुम ही तो हो मेरे दोस्त। Come on. ये हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू बेटा। ओए, तेरा बाप भी खड़ा है इधर, मेरे पैर कौन छुएगा? डैड, मॉम के बाद तो आप ही के पैर छूऊंगा ना। हाँ तो आजा आजा। खुश रहे, जिंदा रहे पुत्र, खूब आगे बढ़, नाम रोशन कर। अब पैसे का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो पार्टी की बात करें।
ओए होए मेरा पुत्र। पार्टी करें। कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली। पर क्यों? क्योंकि राजवीर अपना बर्थडे नहीं मनाता, इसलिए तुम दोनों भी अपना बर्थडे नहीं मनाओगे। और अगर पार्टी करनी है तो घर के बाहर जाकर के दोस्तों के साथ कर। मॉम, आई रियली विश हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते, पर किसी को उसका बर्थडे याद ही नहीं है। और डैड, एटलीस्ट आपको तो उसका बर्थडे पता होना चाहिए ना। क्यों? डैडी क्यों याद रखे, मॉम क्यों नहीं? बेटा कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लिया कर। मॉम मैं तो बस एक मिनट सीमा, देख बेटा, अब तेरी दादी को मेरा बर्थडे याद रहता है, और नहीं भी याद रहता तो क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता, इस बात को मिट्टी डालो। अच्छा ये बताओ कि मेरे जिगर दा टुकड़ा है किधर? भैया अपने रूम में अपने फेवरेट काम पे लगे हैं। वाह भाई वाह, पेंटिंग करने में इस तरह बिजी हो तुम, डूबे हुए हो कि अपने बड़े भाई का बर्थडे तक भूल गए। अरे आप सभी लोग सॉरी, वो मैं सॉरी आप क्यों बोल रहे हैं? पूरी रात जग के राजवीर भैया ने आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। आपको लगता है मैं आपका बर्थडे भूल सकता हूँ बड़े भाई? हैप्पी बर्थडे बड़े भाई। भगवान आपको मेरे हिस्से की खुशियां भी दे दे। मुझे बस तू चाहिए और कुछ नहीं, समझा? माँ काजू कतली लानी थी ना? भूल गई ना? तेरे भैया राजवीर को काजू से एलर्जी है, तो फिर मैं काजू कतली कैसे लाती? माँ इट्स ओके, आप सभी लोग मेरी वजह से क्यों झेलते? मैं तो कुछ भी खा लूंगा। यार मेरा बर्थडे है और मेरा छोटा भाई कुछ भी खा लेगा, ऐसे कैसे? और वैसे भी बेटा, जो तू नहीं खाता वो इस घर में नहीं बनेगा। बोलो अम्बे माता की जय। जय। माँ राजवीर को आरती दे। माँ मैं बोल रहा हूँ राजवीर को भी आरती दे। Come on Dad, it's okay. मैं तो ऐसे ही आया था यहाँ। ना रुक, आरती लेके जा। नहीं दूंगी। अब चाहे मुझे नरक में भी जाना पड़ गया ना, तो भी इस मनहूस को आरती नहीं दूंगी। माँ बच्चों जैसी बात ना कर, साडा खून है ये, और इसे कोई मनहूस कहेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा। माँ आप मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? चाहे ये तेरा खून हो या तेरा बेटा, लेकिन मैं इस मनहूस को आरती बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे काश इसकी माँ के साथ साथ यमराज इन्हू भी ले जाता। अरे आरती तो क्या, मेरा बस चले ना तेनू जहर दे दूं। माँ डैड प्लीज, आप दादी को कुछ मत बोलिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई दादी को कुछ बोले। अगर भगवान ने मेरे साथ ये सब किया है तो इसमें दादी की क्या गलती है? देख लिया माँ, जहाँ आजकल के बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, तभी राजवीर हंसकर आपके हर ताने सुन लेता है और फिर भी आपकी इज्जत करता है। और माँ सौतेला कहाँ से हुआ? है तो खून आप ही के बेटे का ना राजवीर में। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खीर बन रही है। हाँ माँ, विवेक को पसंद है ना, पर आप ज्यादा खुश मत होइए, आपने नहीं खाना, आजकल शुगर बढ़ा हुआ है आपका। पता है मुझे। अच्छा माँ, मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ, आप इसमें बादाम और किशमिश काट कर डाल दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि काजू मत डालना, मेरे बेटे राजवीर को काजू से एलर्जी है। हाँ ठीक है, तू जा। जी।
बढ़िया ही। मेरे बेटे राजवीर को काजू से एलर्जी है। बेटा ना हो गया स्यापा। संभाल के बेटा, संभाल के, संभाल। आ इधर बैठ, बैठ यहाँ। विवेक, पानी लेकर आ जल्दी। क्यों यार? क्यों यार? नो पता नहीं शाम से उल्टियां किए जा रहा है। क्यों है बता? अरे बॉडी में जलन हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं मुझे। ओए विवेक, डॉक्टर को फोन किया तूने? कितनी देर में आ रहा है वो? हाँ बस 15 मिनट में आ रहे हैं वो। आ रहे हैं? हाँ। पास के किसी डॉक्टर को बुला लेता। तो क्या हालत हो गई है इसकी? मेरे बेटे बहू भी जबरदस्त ड्रामे पास है। उल्टी ना हुई मानो दिल का दौरा हो गया। और कुछ नहीं हुआ, कुछ उल्टा सीधा खा लिया उन्हें, बदहजमी हो गई है। माँ शाम से कहाँ उसने कुछ खाया है? खीर ही तो खाई थी और वो भी आधी पड़ी हुई है। खीर? किसने बनाई खीर? मैंने, और फिर बाद में माँ जी ने। किधर है खीर? वहाँ टेबल पर। ये खीर में काजू किसने डाले थे? ड्राई फ्रूट्स तो मैंने माँ जी को कहा था बाद में डालने के लिए। हाँ तो मैंने बादाम और किशमिश डाले थे। काजू नहीं डाले आपने? नहीं। माँ, इस उम्र में आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ओए रंजीते, मैंने कोई काजू वाजू नहीं डाला इसकी खीर में। बस अब एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। आपने जानबूझकर मेरे बच्चे को, छी, वो तो भला हो मेरे बच्चे का कि इसने 2-4 चम्मच से ज्यादा खीर नहीं खाई, वरना ओवरडोज के चक्कर में इसकी जान जा सकती थी माँ। अरे अब माँ कहलाने के लायक नहीं रही आप। आपने जानबूझकर मेरे बच्चे को, छी, अपने आपको माँ कहने में भी मुझे शर्म आएगी माँ। अरे तू कैसे खड़ी हुई सुन रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छी गल लगी। कोई मेरे पे भरोसा ना करो। अब मैं इधर नहीं रहने वाली, मैं चली जाऊंगी पटियाले। बस सोच लिया मैंने। वही बेहतर होगा माँ। वाह बेटा, आज ये सौतेले बेटे के लिए इतना प्यार और फिक्र उमड़ रहा है। हाँ? माँ की ममता झूठी पड़ गई तेरे लिए। ठीक है, अब परसों मैं शादी में जा रही हूँ ना, उधर से निकल जाऊंगी पटियाले। जैसी आपकी इच्छा। सीमा छेती कर। जी माँ लाई। बिस्किट आपकी। आपकी चाय। और पुत्र की हाल है? कैसी तबीयत है अब तेरी? अब थोड़ा ठीक लग रहा है डैड। आ जा। बैठ। रात को नींद अच्छे से हुई? हाँ माँ, वो रात में गोली के सोया था ना, इसीलिए सुबह ही आँख खुली। दादी, आई नो कि आपने जानबूझकर नहीं किया होगा। आपको मेरा सौतेला होने से प्रॉब्लम है ना? खैर वो तो हर किसी को होगा। पर जितना ये लोग मुझसे प्यार करते हैं ना दादी, मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। डैड,
हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तो पुत्र कुछ क्या होता है, तो एक काम कर, ये कार्ड रख। पिन नंबर याद है ना तुझे? तुझे जितनी जरूरत हो उतने निकाल ले, ठीक है पुत्र? थैंक्स डैड। माँ, मैं दोस्तों से मिलकर आता हूँ। बाय। बाय बेटा, संभाल के जाना। बाय दादी। कार्ड क्यों दिया आपने? बच्चा है वो, जरूरत से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बिगड़ जाएगा। सीमा, बेवजह टेंशन लेने की क्या जरूरत है? राजवीर पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तुम देखना, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। बेचारी दादी मुझे मनहूस कह रही थी, खुद सबके नजरों में गिर गई। मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी, खुद निकल गई। तो राजवीर को तकलीफ देता है, राजवीर उसे तकलीफ में डाल देता है। अक्सर छोटे बच्चे परिवार में अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी हरकतें करते हैं, जिसे हम लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन ये 17 साल का बच्चा जो है, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये किस बात का बदला लेना चाह रहा था और किस तरह से लेना चाह रहा था। नमस्कार, मैं हूं इकबाल खान। आज के क्राइम अलर्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। टीनेज एक बड़ा ही नाजुक सा दौर होता है और राजवीर भी इसी नाजुक दौर से गुजर रहा था। उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय कुछ लोगों के खिलाफ गुस्सा और नफरत बढ़ रहा था। साजिश और नफरत का ये सिलसिला किस हद तक जाने वाला था? जितने भी लोग थे वो वही देख रहे थे जो वो दिखाना चाह रहा था। आखिर क्यों और क्या करना चाह रहा था वो? मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। पता नहीं ये सब तो कैसे झेल लेता राजवीर। छोड़ना यार, क्यों सब बातों को लेकर बैठ जाते हो हमेशा तुम लोग? यार राजवीर, तू घर छोड़ दे यार। नहीं, मैं कहता हूँ मार खाना छोड़ और मारना सीख। भाई ये सही कह रहा है, जब तक काल आगे बढ़ाता रहेगा लोग तेरे को थप्पड़ मारते रहेंगे। एक बार हाथ उठा के देख। कैसी बातें कर रहे हो यार? मेरी माँ के जाने के बाद इन्हीं लोगों ने मुझे संभाला है, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, एडमिशन कराया। ये लोग मेरे लिए भगवान की तरह है और तुम लोग उन्हीं के खिलाफ। भाई तू महान है, मगर तेरे ऐसे इंसान की लाइफ में कुछ भी करना पड़ेगा ना तो हम करने के लिए तैयार है। तू बस कह के देख राजवीर, कुछ भी। और तेरे फैमिली में तेरे सौतेले माँ बाप ही नहीं है, हम भी है। We are a family. We are a family. We are a family. We are a family, bro. कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे मत कीजिए ना, आप समझिए ना, आप क्यों ऐसे कह रही हैं? माँ, आप सुन रही है ना? माँ आप भी छोटी सी बात लेकर के बैठ गई। आप है ना घर छोड़ के जाने की बात सोचो भी मत। नहीं, अब मैंने नहीं रहना इधर। जिस घर में सौतेले की वजह से सगों की इज्जत ना हो, मुझे वहां नहीं रहना। माँ, आप जानती हैं ना कि रंजीत कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। फिर आप क्यों उनकी बातों का बुरा मान रही हैं? मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मान रही बहू, लेकिन तू भी तो कुछ नहीं बोली ना। भूल गई तू कितने पाप किए मैंने तेरे लिए। माँ, मुझे सब याद है,
आपके खिलाफ ना तो मैं कुछ बोल सकती हूँ और ना ही सोच सकती हूँ। नहीं बहू, तू भूल गई कि उस मनहूस की बंगालन माँ ने मेरे रंजीत को कैसे फंसाया था। मैं लड़ी थी तेरे लिए, और ऐसे वैसे भी नहीं। रंजीत की नजरों में उसे गिराने में मैंने तेरी मदद की। कौन सी सास करती है इसे? हाँ, मुझे सब याद है। सोच कितना पाप किया मैंने उस बंगालन को चरित्रहीन साबित करने में। इसी वजह से तो रंजीत उसे छोड़कर तेरे पास चला आया, और जब ये बात उससे सहन नहीं हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब ये कि मेरी माँ खुद से नहीं मरी थी, मारा गया था, वो भी दुनिया के सामने कैरेक्टर घटिया साबित करके। यही तो बात है ना माँ। मुझे तो लगता है कि रंजीत की गलतियों की सजा उस औरत और उस मासूम बच्चे को मिली है, तभी तो मैं उससे अपने सगे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप ही बताइए माँ, उसमें इस बच्चे की क्या गलती? ओए, सोया नहीं अभी तक? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा कुछ पेंटिंग कर लूं। सोचा यार 1 बज रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी माँ की आत्महत्या के पीछे इन सब का हाथ है। मेरी माँ को उस पॉइंट तक लाया गया जहां जाकर उसने आत्महत्या की। भाई, अब हमसे सहा नहीं जाता यार। मैं कुछ कर बैठूंगा भाई, मैं गला तक। सोच यार, मुझे कितनी तकलीफ होती होगी ना कि मैंने उन लोगों को अपना भगवान माना जिन्होंने मेरी माँ को मार दिया। भाई कुछ कर यार राजवीर। मैं कर भी क्या सकता हूँ यार? तू कुछ कर नहीं सकता तो हम करेंगे। तेरे एक एक तकलीफ का बदला लेंगे हम। मेरा तो मन करता है उनका एक एक करके गला घोट दूं। चुप हो जाए यार। अगर हम लोग उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? भाई, तेरे इसी अच्छेपन की वजह से दिल करता है कि मैं एक एक का बदला ले लूं। चलो अभी गुस्सा मत हो तुम लोग। मैं शॉपिंग जा रहा हूँ शूज लेने के लिए। सब लोग चलते हैं ना नए शूज लेते एक जैसे। यार राजवीर, तेरा दिल ना सोने गया। चलो बैठ। राजवीर के कपड़े कितने कम गंदे होते हैं। तुम दोनों धूल में लोटपोट करते हो क्या? हालत खराब हो जाती है तुम लोगों के कपड़े साफ करते करते। बंद कर ये बुलबुला बनाना। और हाँ, रोज तेरा ये खिलौना घर के अलग अलग कोने में दिखता रहता है। आज इसे ठीक जगह पर रखना, नहीं तो कल सड़क पर मिलेगा तुझे। जा इसको जाकर वहां रख। ठीक है अम्मा। अब बैठ जा, खा ले तू भी। हिल। रंजीत, रंजीत! अरे क्या बात है सीमा? क्या बात है सीमा, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आपकी शर्ट पर ये लिपस्टिक का निशान कैसे? मुस्कान, विवेक, जाओ तुम ऊपर जाके पढ़ो। बच्चे यार, तुम्हारा ही होगा कोई शेड। जी नहीं, मेरे पास इस शेड की कोई लिपस्टिक नहीं है। इसका मतलब तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, शक कर रही हूँ मैं आप पर, क्योंकि अभी तक मैं आपका पास नहीं भुला पाई।
सीमा, माना कि मेरा पास बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने उसमें, लेकिन उन गलतियों की मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। माफ कर चुकी हूँ आप, इसलिए तो राजवीर को इस घर में अपने बेटे की तरह पाल रही हूँ। लेकिन डरती हूँ कहीं आप वो गलती दोबारा से न कर बैठे कि हम सबको उसकी सजा भुगतनी पड़ जाए। संभाल के बेटा, तुझे लगी तो नहीं? सीढ़ी से उतरते वक्त ख्याल रखा करो मेरे भाई। मुस्कान, मुस्कान। जी डैड। मुस्कान, ये तुम्हारा खिलौना है ना? जी डैड। जी डैड की बच्ची, तेरे इस खिलौने को जहां तहां तो फेंक देती है। इस खिलौने से निकला हुआ सॉल्यूशन सीढ़ी पे गिरा हुआ था, उसके ऊपर विवेक भैया का पांव पड़ने से अभी कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उसके हाथ पांव टूट सकते थे। पर मैंने की क्या? तू भी ना अपनी माँ की तरह आधे दिमाग की होती जा रही है। बिल्कुल संभाल के रखना खिलौना ना बनना। क्या हुआ? क्या हुआ? इससे पूछो, पूछो इससे। मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तेरी कोई गलती नहीं है। ये खिलौना किसका है? इसका है ना खिलौना? इस खिलौने से निकला सॉल्यूशन सीढ़ी पर गिरा हुआ, उस सॉल्यूशन पे विवेक का पैर पड़ने से अभी कितना बड़ा हादसा हो जाता। उसके हाथ पांव टूट सकते थे, समझते हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद इस खिलौने को टेबल पर रखते हुए देखा था। अब सोचना तो ये है कि ये खिलौना यहाँ कैसे पहुंचा। सुन, तुझे पता है आजकल इनके घर में क्या चल रहा है? हाँ सुना है, इनके पति का किसी और से चक्कर चल रहा है। क्या करे, छोड़ना, ये बड़े लोगों के बड़े चोचले। जाने देना बहन, हमें क्या लेना इनसे। चलिए माँ। माँ, आखिर ये बात मोहल्ले तक पहुंची कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हुआ क्या? माँ, आप कहती है ना कि घर में एक मेड रख लो। बस इसी गॉसिप के कारण मैं दोबारा से मेड नहीं रखना चाहती। उस बार जो अफवाह फैली थी, लोगों को तो बात का पतंगड़ बनाने के लिए टाइम भी नहीं लगता, लेकिन इस बार कैसे? और इस बार तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन तू सच बता, क्या तुझे सच में लगता है कि मेरा बेटा इतना गिरा हुआ है? सच कहूँ तो माँ, मुझे गुस्सा उसी समय आ गया था, लेकिन मैं जानती हूँ माँ कि इस बार रंजीत गलत नहीं है। अगर सच में उनका अफेयर होता तो ये बात वो जाहिर ही नहीं होने देते। पिछली बार उनके अफेयर के बारे में 8 साल बाद पता चला था, जब राजवीर की माँ हमारे घर तक पहुंच गई थी। अब एक काम कर, रंजीत से जाके साफ साफ बात कर और इस सारी बात को खत्म कर। फिर ये जो खुसर-पुसर हो रही है ना, सब शांत हो जाएगा। माँ, सोचने वाली बात ये है कि रंजीत के शर्ट पे वो लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए, और ये बात मोहल्ले वालों तक पहुंची कैसे? माँ, मुझे आजकल कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। देख, तूने एक सौतेले को पाल रखा है, घर का भेदी लंका ढाई। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुझे लगे कि तूने एक आस्तीन के सांप को पाल रखा है। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे खुद से एक बार अपने घर की जांच पड़ताल करनी होगी। खैर माँ, आप गुड्डी की शादी में मुस्कान को अपने साथ ले जाइए ना, तब तक यहाँ मोहल्ले में सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका मन भी लगा रहेगा। ठीक है पुत्र, उसका सामान बांध दे तू, 2 घंटे में हमें निकलना है। चल।
हाँ जी। मेरी बात सुनिए। हाँ सीना साहब, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। क्या है सीमा, पागल हो गई तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितने इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे लगा हुआ हूँ? बोलो क्या बात है? ये देखिए, ये लिपस्टिक, ये बाल और ये देखिए फोटोग्राफ, क्या हो? ये पेंटिंग्स। क्या देखूं? हाँ? क्या है इसमें देखने लायक? पेंट का एक स्ट्रोक ही है ना, किसी से हो गया होगा। छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा होने की क्या जरूरत? ये पेंटिंग का स्ट्रोक नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये पेंटिंग राजवीर ने जानबूझ के बनाई है और आप भी अच्छे से जानते हैं कि राजवीर से ज्यादा उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स बोलती हैं। बस यार सीमा बस, तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि ना माँ के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल नेगेटिव होता जा रहा है राजवीर के लिए। छोटी छोटी सी बात पे तुम गुस्सा हो। छोटी सी बात, ये लिपस्टिक, ये बाल, ये लिपस्टिक का वही शेड है ना जो आपके शर्ट पर पाया गया था, और ये आपके बेटे राजवीर की करामात है। उसने लगाया था हम दोनों के बीच झगड़ा लगवाने के लिए। इतना ही नहीं, मोहल्ले में हमारी बदनामी भी करवाई है उसने, और विवेक पर जानलेवा हमला भी उसी ने किया, और आप कह रहे हैं छोटी सी बात। चुप यार, छोटी सी बात, छोटी सी बात, तुमको समझ में नहीं आता? तुम्हारे पास इस तरीके की न जाने कितनी लिपस्टिक्स हैं। अरे उनमें से कोई एक शेड गुम हो गया होगा, मिल गया, वही होगी ये। और छोटी छोटी सी बात पर बेवजह राजवीर पर शक करना बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुमको अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करता है? कभी कभी तो इस घर में ना सांस लेना भी मुश्किल हो पता। रंजीत रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या राजवीर, रिया को प्रपोज तू कर रहा है और दिल मेरा धड़क रहा है? प्रपोज नहीं करना है यार, सिर्फ फ्रेंडशिप करनी है। गुप्ता जी ना, अबे दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन वो फ्रेंडशिप बैंड की जगह तुझे राखी ना बांधे क्या? गुप्ता जी तो और कैसे हो राजवीर? मैं ठीक। नोट्स चाहिए थे तो खुद आ जाते, मुझे अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी से क्यों बुलवाया? या वो फ्रेंडशिप वीक चल रहा है ना, तो ये तुम्हारे लिए। माँ वो ये थप्पड़ उस बात के लिए कि ये मत समझना कि तेरी काली करतूतों के बारे में कोई नहीं जानता। सब जानती हूं मैं, और बहुत जल्द मैं तुझे घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। एक और बात, अगर मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो सीधा पुलिस स्टेशन में पाया जाएगा तू। बहुत पहले ही मुझे ये सब कर देना चाहिए था। माँ लेकिन मैं ये सब। मासूम बनने की एक्टिंग बंद कर। लूजर कहीं के। राजवीर तू ठीक है भाई? मेरा तो खून खौल रहा है भाई। राजवीर बोल यार। भाई लड़की के सामने बेइज्जती कर दी यार, कुछ कर। हाँ भाई, इट्स टू मच, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता। तो हम है ना भाई, तू बोल तो हम जान दे देंगे। तू बोल, करना क्या है? अच्छा सुनो सब, कौन है ये लोग और क्या है ये सब? मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, तो ये लोग शिफ्टिंग के लिए मदद करने आए। माँ जल्दी निकल। चलो।
हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ बात करनी है आपसे। बोल, मैं सुन रही हूँ। आइए ना, आप बैठिए प्लीज। आप जानती हैं, मुझे पता चल गया, आपने और दादी ने मिलकर मेरी माँ को मार दिया। ये क्या कर रहे हैं राजू? राजू रोक इन्हें, छोड़ मुझे, छोड़। ये माता जी चुप करिए, बांधो रे अच्छे से। आप बिल्कुल सही थी, विवेक को मैंने गिराया, डैड के शर्ट पर लिपस्टिक लगाई, मोहल्ले में अफवाह फैलाई, और तो और अपने खीर में काजू भी मिलाए, बुढ़िया को घर से निकालने के लिए। आपके जाने का समय आ गया है माता जी। वेलकम टू हेल। Congratulations, brother. Finally get down. 2 more to go. हाँ, वो बुढ़िया और मुस्कान भी नहीं है, वरना और 2 विकेट उखड़ जाते थे। ये लीजिए आपके मिठाई के पैसे, ये नहीं पूरे रख लीजिए। इस घर की कोई भी चीज हमें खैरात में नहीं चाहिए। मेरी माँ का हक तो मैं लेकर रहूं, इस घर के कोने कोने में मेरी माँ का हक है। जाओ अंदर कमरे में जाके सारे गहने लेकर मिठाई दे। आज घर में इतनी शांति सी क्यों लग रही है? मुस्कान घर पे नहीं है ना डैड, तो राजवीर भी कहीं गया होगा। फिर भी इतनी शांति। चलिए तो। अरे तू कितनी जल्दी आ गया? बस आप लोगों को वेट कर रहा था, आइए ना। ये तो मर चुकी, ये भी मर चुके, ये तीनों तो मर चुके। ये भी जिंदा है। पानी लो इसके लिए फटाफट। यहाँ क्या हुआ था? वो मास्क पहने हुए 4 लोग आए थे और सब कुछ खत्म कर दिया इंस्पेक्टर साहब। ये लो पानी पी। मामला तो डकैती का लगा, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, सबको इतनी बेरहमी से मारने के बाद राजवीर पर इतने हल्के से वार क्यों किया गया? पिछले 5-6 सालों में पहली बार ऐसा केस आया जिसमें बंदूक के अलावा दूसरे औजारों का इस्तेमाल किया गया, जैसे चाकू और खंजर का। ये मामला कुछ अलग है। तुम लोग एक काम करो, आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जरूर कोई सुराग मिलेगा। और एम्बुलेंस बुलाओ, इनको हॉस्पिटल ले जाने बंदोबस्त करो।
अब इनका स्टेटमेंट लो। मैंने कहा था सीमा से, ये सब राजवीर का किया हुआ है, ये मनोज इस घर को बर्बाद कर देगा, और वही किया इसने। मेरे घर को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। सर हथियार मिल गए और जहाँ से ये खरीदा गया था वहाँ के पास के सीसीटीवी फुटेज भी मिले। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। यस सर। सच बता। हाँ, मैंने ही मारा था और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरी माँ के साथ यही किया था। क्योंकि जो राजवीर को तकलीफ देता है ना, राजवीर भी उसे तकलीफ में डाल देता है। अच्छा। और तुम लोगों ने भी इसका साथ देने के लिए एक बार सोचा नहीं? सर राजवीर हमारी हमेशा मदद कर रहा था, लेकिन उसके माँ बाप जो उसे टॉर्चर करते थे वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। आखिर कोई इतने अच्छे लड़के को कैसे परेशान कर सकता है, इसीलिए हमने राजवीर को। इसीलिए झूठ कहा था मैंने। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं जानता था बचपन से कि मैं उनका सगा नहीं है, इसलिए उन्हें परेशानी में देख के मुझे ना बड़ा मजा आता था। जब मुझे पता चला ना कि मेरी माँ को दादी ने और माँ ने मिलके मारा, तो मैंने और ज्यादा परेशान करना शुरू किया। और जब मेरी क्रश के सामने थप्पड़ मारा ना, तब मुझे ऐसा लगा सालों को बर्बाद कर दूं। और तब मैंने सोचा इन लोगों के साथ मिलकर बदला लेने का। राजवीर तुमने तो हमारी लाइफ बर्बाद कर दी यार, अब हमारा क्या होगा? अरे चुप, रो मत, कुछ नहीं होगा। मैंने प्लान बनाने से पहले पता किया था कि हम लोग सारे अंडर 18 हैं। अच्छा। हाँ। 18 साल की उम्र में दोस्त और दोस्ती बहुत मायने रखती। एक ऐसी उम्र होती है जिसमें दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को लड़के तैयार होते हैं। और राजवीर ने अपने दोस्तों की इसी मासूमियत का फायदा उठाया। राजवीर की बातों में आके कुछ दोस्तों ने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने परिवार वालों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजवीर इस उम्र में मासूम नहीं, एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का था। 17 साल का नौजवान खुद अपने सारे परिवार का हत्यारा बन गया और उसके साथ उसके 3 दोस्त भी। सिर्फ उसकी सौतेली बहन और दादी बच गए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं थे। ये जुर्म इतना संगीन था, ये जुर्म इतना सोच समझ के किया गया था कि इसमें बालिग और नाबालिग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए हाई कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा दी। लेकिन क्या राजीव के जुर्म का अंत यहीं तक था? दादी आप रोइए मत, राजवीर भैया ने जो भी किया है उसकी सजा उनको मिल के रहेगी, वो जल्दी पकड़े जाएंगे। अच्छा सुन, तू है ना वो मंगल मार्केट चली जा, ये कुछ सामान लिखा है मैंने, वो लेती आ। मंगल मार्केट कभी गई नहीं, खैर जीपीएस देख के चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ध्यान से जाना। पता नहीं कहाँ होगा वो दरिंदा और क्या कर रहा होगा।
लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म खाना। अच्छा सुनिए, आप पेट से इतनी मेहनत मत करिए। आपके हाथों से तो मैं सूखी रोटी भी खा लूंगा। आप तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आपको भला मैं सूखी रोटी कैसे परोस सकती हूँ? किसी दिन अपनी पेंटिंग की दुकान पर आई है। वो क्या है ना, आप साथ में होती हो तो पेंटिंग का कुछ अपना ही मजा आता है। सुबह सुबह दादी ने क्या काम पकड़ा दिया? अरे रुबीन मियाँ, ये काजू कतली खाओ, अपन कॉलेज में पास हुआ है। अरे वसीम भाई, काजू बर्फी ना खिलाओ, काजू से अपने को एलर्जी है। रईस भाई के पास जाओ। कुछ चाहिए? हमारे यहाँ पे कम दामों में कीमती पेंटिंग्स मिलती है। आप कहो तो आपकी भी बना देता हूँ। जी नहीं। कमाल है यार। चल। अरे जनाब रुकिए रुकिए, अब आप मुझे यहाँ ऐसे नहीं लेकर आ सकते। बड़ा ही नियायती शरीफ कलाकार हूँ मैं। अरे मंगल मार्केट में मेरी पेंटिंग की दुकान है, जाने दीजिए मुझे। एक बार पुलिस से तेरी खातिर होगी ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा राजवीर। अरे मैं कोई राजवीर वाजवीर नहीं हूँ, मैं रुबीन है रुबीन। मेरी एक बीवी है नज़मा, एक छोटी बच्ची है, जाकर देखिए आप। अच्छा तो बुढ़िया तू, तभी मैं सोचूं कि ये लोग मुझे 8 साल से नहीं पकड़ पाए और अब कैसे पकड़ लिया। याद आ गया सब, अब सारे सच बोल। हाँ बताता हूँ। मैं जेल से भागने के बाद नज़मा से मिला था। माँ बाप नहीं थे तो सोचा शादी करके पहचान और नाम सारे मिल जाएंगे, तो शादी कर ली। पेंटिंग्स बना बना के जिंदगी जीने लगा। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, अपनी जरूरत को तुमने प्यार बना कर पेश किया मेरे सामने। कभी सोचा नहीं तुम पकड़े जाओगे और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे? ये बताओ, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसका क्या? लोग पूछेंगे उससे तेरा बाप कौन है, क्या कहेगा? ये सब मेरी गलती है। इस बुढ़िया को और मुस्कान को उस दिन मार देता ना तो बखेड़ा नहीं खड़ा होता। अब मेरा बच्चा अपने बाप के बगैर जिएगा जैसे मैं अपने माँ के बिना जिया था। शर्म करो राजवीर भैया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने की आदत नहीं गई ना आपकी? और रही बात कर्मों की सजा की, वो तो आपको झेलनी पड़ेगी। भाभी, भाभी आप रो मत, आप हमारे साथ चलो। हम नहीं चाहते कि राजवीर भैया का बेटा राजवीर भैया जैसा बने। अब चलिए। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, पर उसको उसके किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। राजवीर ने इतना बड़ा गुनाह किया था, उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी चैन से बिता पाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। पर आंख के बदले आंख, अगर हम इस बात को मान ले तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए मुस्कान ने नज़मा और राजवीर के बेटे को पनाह दी और बदले की भावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और राजवीर सजा काटने के बदले जेल से फरार हो गया। अपराधी हमेशा यही सोचता है कि वो कानून के हाथ कभी नहीं आएगा, लेकिन राजवीर कानून के हाथ आया, पकड़ा गया और उसे आखिरकार
उसकी सजा मिली। इसी के साथ मैं इकबाल खान आपसे इजाजत लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक दिल दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।